हेलो डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है सीयूईटी बाय सुपर ग्रेड्स पर। तो बच्चों, क्या आप जानते हैं कि क्या ऐसा कोई पॉइंट हो सकता है, मतलब आपके नॉलेज में है या नहीं ये बात, कि किसी पॉइंट पर मान लीजिए पोटेंशियल जीरो है तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन जीरो हो, या फिर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन जीरो है और वहां पर पोटेंशियल जीरो हो। मतलब कि कोई स्पेस दिया हुआ है, उस स्पेस के कुछ रीजन में पोटेंशियल पूरी तरह से जीरो हो रहा है, लेकिन वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है। और एक दूसरे केस में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड उस स्पेस के रीजन में नहीं है जबकि वहां पर पोटेंशियल एग्जिस्ट कर रहा है। तो ऐसे केस हमें कब देखने को मिलेंगे और ऐसे केस क्या एक्चुअल में पॉसिबल हैं? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये दोनों ही इलेक्ट्रिक फील्ड को एक तरह से डिफाइन करते हैं, एक वेक्टर क्वांटिटी दूसरी स्केलर। तो एक जीरो और दूसरा नॉन जीरो किस तरह से हो सकता है? तो इन सवालों के जवाब हम आज के इस वीडियो में तलाशेंगे, डिस्कस करेंगे कहां पर ऐसा हो सकता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। तो स्टार्ट करते हैं अपन पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। तो सबसे पहले हम देखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक डाइपोल की इक्वेटोरियल लाइन पर। इक्वेटोरियल लाइन कब बन रही है? ये डाइपोल है, देखिए ये इसका नेगेटिव चार्ज रखा हुआ है, यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, इसके मिड पॉइंट से, मतलब अगर डाइपोल की लेंथ 2a है तो मिड पॉइंट से यहां तक भी लेंथ a आएगी, मिड पॉइंट से यहां तक लेंथ भी a आएगी। इस मिड पॉइंट से जब भी हम किसी पॉइंट को मेजर करेंगे तो उसकी डिस्टेंस हम मेजर करते हैं डाइपोल के मिड पॉइंट से। ठीक है, तो डाइपोल के मिड पॉइंट से एक r डिस्टेंस पर, r जो कि परपेंडिकुलर है डाइपोल के, डाइपोल की डायरेक्शन क्या होती है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, ये इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस दी हुई है। इस डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है पी, आर डिस्टेंस पर, यहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा? तो देखिए, इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालने के लिए हमें एक चीज तो पता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होती है स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जो डायरेक्ट नंबर्स की तरह ऐड होती हैं, जिनमें कोई वेक्टर एडिशन वगैरह स्पेशल रूल फॉलो नहीं करना पड़ता। तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल जो है अलग अलग चार्जेस के कारण बनने वाले पोटेंशियल के सम के बराबर होगा। तो चार्ज, कौन कौन से चार्ज पोटेंशियल को प्रोड्यूस करेंगे? ये नेगेटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज। मान लीजिए नेगेटिव चार्ज कर रहा है पोटेंशियल प्रोड्यूस V1, पॉजिटिव चार्ज कर रहा है V2, तो यहां पर पोटेंशियल कितना आएगा? V इज इक्वल टू V1 प्लस V2। लेकिन अगर V1 की बात करें तो V1 कितना होगा? V1 होगा माइनस क्यू, क्योंकि चार्ज कितना है, क्यू दिया है, डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन 0। और इस चार्ज से यहां तक की डिस्टेंस, तो देखिए यहां से यहां तक आर है, यहां से यहां तक ए है, तो ये वाली डिस्टेंस पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगी? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। और पॉजिटिव चार्ज के कारण बात करें, इसके कारण इस पॉइंट पर पोटेंशियल, तो इसके कारण इस पॉइंट पर पोटेंशियल कितना आएगा? चार्ज प्लस क्यू है, डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन 0, और डिस्टेंस इस केस में भी सेम है, ये यहां से यहां तक ए, यहां से यहां तक आर, तो ये पाइथागोरस थ्योरम से इतनी। जब हम V1 और V2 दोनों को ऐड करेंगे तो रिजल्ट देखने को मिलेगा हमें जीरो। जीरो रिजल्ट देखने को मिल रहा है, मतलब कि इक्वेटोरियल लाइन पर कहीं पर भी, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, या इससे दूर कहीं पर भी जो भी पॉइंट मिलेगा, इन पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू हो जाएगी जीरो। अब आगे बात करते हैं, क्या इस पॉइंट पे एक्चुअल में इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो थी? तो जब हम पोटेंशियल के अलावा इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे थे तो हमें पता था डाइपोल के कारण यहां पर पोटें इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन जीरो थी। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी थी यहां पर? E इज इक्वल टू पी बाय 4 पाई एप्सिलॉन 0 R क्यूब। नॉन जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड थी इस पॉइंट पर, जबकि पोटेंशियल कितना आ रहा है? जीरो आ रहा है। तो डाइपोल के इक्वेटोरियल लाइन पर मिलने वाले किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू रहेगी नॉन जीरो, जबकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल रहता है जीरो। तो ये तो हमने आधा जवाब ढूंढ लिया है हमारे क्वेश्चन का। दूसरा, ये केस कब बन सकता है कि जब भी नॉन जीरो हो और इलेक्ट्रिक फील्ड हो जीरो? तो इसे किस तरह से समझे हम? तो एक कंडक्टर लें हम, स्फेरिकल कंडक्टर। ये स्फेरिकल कंडक्टर है, इसे कोई चार्ज दिया गया तो ये
कंडक्टर के सरफेस पे मिलता है हमेशा चार्ज। अगर कंडक्टर को कोई भी हम एक्सेस चार्ज देते हैं तो वो जाकर उसकी सरफेस, आउटर सरफेस पर मिलता है। अंदर चार्ज जीरो होता है, कंडक्टर के अंदर चार्ज जीरो होता है और कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो होती है। लेकिन स्फेरिकल कंडक्टर जिसकी रेडियस आर हो, इसके अंदर इलेक्ट पोटेंशियल कितना होता है, के क्यू बाय आर। मतलब कि यहाँ पर ई जीरो है और वी नॉन जीरो है। तो हमने दोनों तरह से केस को देख लिया है। ई बराबर जीरो, वी इज ई इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड वी इज इक्वल टू जीरो, और ई इज इक्वल टू जीरो एंड वी इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो ऐसा पॉसिबल है। तो ये डाइपोल के कारण बनने वाले पोटेंशियल का सबसे सिंपल सिंपलेस्ट केस था, इक्वेटोरियल लाइन पर पड़ने वाले किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। लेकिन इसमें एक्चुअल में किसी भी पॉइंट पर निकलने वाला जो पोटेंशियल है उसे हम कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए आपको याद हो एनसीईआरटी में एक बड़ा सा डेरिवेशन दिया हुआ है क्लास 12th के सारी बुक में। ये उन डेरिवेशंस में से है जो हमें सबसे टफ दिखाई देता है, पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। इसे हम आज सीखेंगे और बहुत ही सिंपल वे में सीखने वाले हैं। इस अ, थोड़ी देर के बाद जो हमारा डिस्कशन रहेगा, इस सेशन के बाद आपको इस डेरिवेशन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो देखिए, सबसे पहले हम प्रॉब्लम बना लेते हैं, किस तरह से हम उसे सॉल्व करने वाले हैं, हम इसे विजुअलाइज कर लेते हैं एक बार। तो ये डाइपोल है, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज, यहां से यहां तक की डिस्टेंस ए, यहां से यहां तक की ए, और दोनों चार्जेस के बीच डिस्टेंस है 2 ए। इसके मिड पॉइंट, क्योंकि जिस भी पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना है उसे हमेशा हम मेजर करेंगे डाइपोल के मिड पॉइंट से। इसके मिड पॉइंट से कोई आर डिस्टेंस पर अगर वेक्टर की तरह देखें तो इनिशियल ये है, फाइनल वेक्टर ये है, जिस पॉइंट पर हम पोटेंशियल देख रहे हैं ये आएगी इसकी डायरेक्शन। आर डिस्टेंस पे हमें पोटेंशियल देखना है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर थोड़ा सा हम पहले ही कुछ चीजों को डिस्कस कर लेते हैं ताकि आगे हमें इस डेरिवेशन में दिक्कत ना जाए, कि डाइपोल की डायरेक्शन होती है इस तरह से, नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो ये देखिए, ये जो लाइन है, ये जो लाइन है बेटा, ये ये वाली लाइन के साथ कितना एंगल बना रही है, थीटा एंगल बना रही है। ये देखिए, एंगल कब बनता है, जब दो लाइन एक साथ को इनिशिएट करती हैं। यहां से ये भी शुरू हो रही, ये भी शुरू हो रही, तो यहां पर एंगल मिल रहा है हमें थीटा। और अगर ये वाली लाइन देखें, ये इधर जा रही है और ये इधर जा रही है, मतलब ये आगे बढ़ रही होगी। जब ये एंगल थीटा है तो ये वाली लाइन कितना एंगल बना रही है, ये यहां पर कितना एंगल हमें देखने को मिल रहा है, 180 माइनस थीटा। तो थीटा एंगल किस किस के बीच बन रहा है, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन के बीच में। तो ये तो हमने थीटा का डिस्कशन कर लिया कि एंगल कहां पर बन रहा है, इसकी हमें जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले जैसा हमने इक्वेटोरियल केस में शुरुआत की थी, सेम शुरुआत यहां पर भी करते हैं। पोटेंशियल इस पॉइंट पर किस किस की वजह से आएगा, एक इसके कारण, एक इसके कारण। मतलब कि जो नेट पोटेंशियल आएगा वो आएगा V1 प्लस V2। V1 कितना है, V1 में मान रहा हूं प्लस वाले के कारण, Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन 0। और इस चार्ज की इस पॉइंट से डिस्टेंस कितनी दी हुई है, यहां पर देखिए R1, माइनस क्योंकि चार्ज नेगेटिव है यहां पर, Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन 0, और यहां पर डिस्टेंस दी हुई है R2। या इसे ऐसा लिखा जा सकता है, V इज इक्वल टू क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन 0 1/R1 माइनस 1/R2। तो ये तो सेम केस बन गया जिसे हमने इक्वेटोरियल प्लेन पर डिस्कस किया था। अब बस यहाँ पर थोड़ा सा हमें वेक्टर्स को समझना पड़ेगा कि वेक्टर एडिशन किस तरह से होता है। देखिए, अगर ये वाला ट्राइंगल में देखूं, ये वेक्टर यहाँ जा रहा है, ये इस तरह से जा रहा है और ये जा रहा है इस तरह से। तो देखिए, ये जो ओपी लाइन है इसका इनिशियल पॉइंट O है, फाइनल पॉइंट P है। ओपी बराबर होगी किस किस के, ये जो OB है, OB प्लस BP, इसके बराबर। क्योंकि ये देखिए, इस तरह से भी हम चलेंगे तो इनिशियल पॉइंट ये है और फाइनल पॉइंट ये है। मतलब कि इस तरह से O से P तक जाने में, और OB
और फिर बीपी जाने में डिस्प्लेसमेंट बराबर हो रहा है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? फाइनल पॉइंट टू इनिशियल पॉइंट के बीच की स्मॉलेस्ट डिस्टेंस। ओपी क्या है? आर है। आर बराबर ओबी क्या है? वेक्टर ए है, प्लस बीपी क्या है? तो ये है आर वन। आर वन ही वो डिस्टेंस है जो चार्ज प्लस क्यू की पॉइंट पी से है। हमें आर वन को कैलकुलेट करना है, तो आर वन वेक्टर बराबर हो जाएगा आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर। जब हम इसके मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड कैसे आता है? आर वन बराबर आएगा अंडर रूट आर का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर माइनस टू ए आर कॉस थीटा। तो ये तो आ गया हमारा आर वन। आर वन कितना आया? अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस टू ए आर कॉस थीटा। यहां तक हमने समझ लिया। अब हम देखते हैं इसी में आगे वाला केस। यहां से यहां तक ए है और यहां से यहां तक आर है, और ये ए प्लस आर आर टू के बराबर हो रहा है। तो यहां पर हम ले सकते हैं किस तरह से, आर टू बराबर ए प्लस आर। इस वजह से आर टू को किस तरह से लिखा जा सकता है? आर का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर प्लस टू ए आर कॉस थीटा। अब बस इनकी वैल्यूज पुट करनी है और आगे डेरिवेशन अपने आप खुद से हो जाएगा। देखते हैं। तो भी था हमारा क्यू बाय फोर पाई एप्सिलॉन जीरो बाय आर, आर नहीं था, वन बाय आर वन माइनस वन बाय आर टू। भी बराबर क्यू बाय फोर पाई एप्सिलॉन जीरो, जो आर वन आया है वो कितना आया है? ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस टू ए आर कॉस थीटा। ये रूट में था और नीचे था। ये वन बाय आर वन नीचे दिया हुआ है आर वन, तो ऊपर जाएगा पावर नेगेटिव हो जाएगी, और रूट में था तो इतनी पावर माइनस ये कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस टू ए आर कॉस थीटा, और ये माइनस वन बाय टू। इतने के बाद हमारा डेरिवेशन हो जाता है काफी हद तक कंप्लीट। इसके बाद सिर्फ बायनोमियल एक्सपांशन करना है। जैसे कि बायनोमियल एक्सपांशन से पहले हम इसमें से आर कॉमन निकाल सकते हैं। क्यू बाय फोर पाई एप्सिलॉन जीरो, ये देखिए आर स्क्वायर है और ऊपर दिया है पावर माइनस वन बाय टू, मतलब कि आर की पावर माइनस वन है। मतलब इधर पूरे में से और इधर पूरे में से हम वन बाय आर को कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ क्या बच रहा है? वन प्लस ए स्क्वायर बाय आर स्क्वायर माइनस टू ए डिवाइड बाय आर कॉस थीटा, इसकी पावर माइनस वन बाय टू है, माइनस वन प्लस ए स्क्वायर बाय आर स्क्वायर प्लस टू ए बाय आर कॉस थीटा, और इसकी पावर भी माइनस वन बाय टू है। बायनोमियल एक्सपांशन के अकॉर्डिंग अगर हम इसे सिर्फ दो टर्म्स तक एक्सपांड करते हैं, क्योंकि आगे जैसे वन प्लस एक्स का हमें एक्सपांशन करना है। अब इस केस में बहुत सारी पावर्स बनेंगी, लेकिन हमें उन सभी का एक्सपांशन नहीं करना, क्योंकि यहाँ पर बार बार ए स्क्वायर बाय आर स्क्वायर ये रिपीट होता जाएगा। ये खुद बहुत छोटी क्वांटिटी है डाइपोल में। यहाँ तक की डाइपोल के मिड पॉइंट से एक चार्ज तक की डिस्टेंस है, इसके कंपैरिजन में आर काफी बड़ी क्वांटिटी है। इसलिए हम सिर्फ एक बार एक्सपांशन इसका करेंगे। तो एक बार एक्सपांशन करने में हमें मिलेगा रिजल्टेंट यहाँ पर वन, ये माइनस वन बाई टू यहाँ पूरे में मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, वन माइनस इस पावर को यहाँ इस फैक्टर में एक बार मल्टीप्लाई कर देते हैं, ए स्क्वायर बाय टू आर स्क्वायर। यहाँ होगा तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, ए बाय आर कॉस थीटा। यहाँ एक्सपांशन करेंगे तो यहाँ ये माइनस में है, माइनस का फैक्टर अंदर मल्टीप्लिकेशन में जाएगा,
ये माइनस और एक पावर की वजह से आने वाला माइनस, तो ये हो जाएगा प्लस। ये माइनस और इस माइनस के कारण ये हो जाएगा प्लस। कैंसिल, कौन कौन सी चीजें हो रही, ये सारी कैंसिल हो गई। तो फाइनल हमें जो पोटेंशियल देखने को मिला, क्यू बाय क्यू, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, टू क्यू ए कॉस थीटा, एक आर ये नीचे से आएगा, 4 पाई एप्सिलॉन जीरो आर स्क्वायर। तो ये डाइपोल के कारण किसी पॉइंट पर, किसी भी आर्बिट्रेरी पॉइंट पर निकलने वाला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, इक्वेटोरियल वाले केस में ये होता है जीरो। इसे हम और क्या लिख सकते हैं, ये टू क्यू ए, ये कौन सी क्वांटिटी है, तो ये है डाइपोल मूवमेंट। और कॉस थीटा, हम इसे मान सकते हैं कि ये जो आर वेक्टर है, इसकी जगह हम इसका यूनिट वेक्टर ले लें और इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें करें। यूनिट वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन करने पर पी डॉट आर कैप, ये क्या मिलेगा हमें, पी कॉस थीटा। क्वांटिटी स्केलर मिलेगी, स्केलर मल्टीप्लिकेशन है दो वेक्टर का, डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन जीरो आर स्क्वायर। ये आ गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डाइपोल के कारण। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और इंपॉर्टेंट केसेस हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल के कारण 1/r³ थी, जबकि अभी हमने देखा पोटेंशियल 1/r²। और ये किसके कारण हो रहा है, डाइपोल के कारण। जबकि अगर पॉइंट चार्ज होता, पॉइंट चार्ज के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाती है 1/r² और पोटेंशियल हो जाता है 1/r का के प्रोपोर्शनल। जो हमारा फॉर्मूला आया डाइपोल के लिए पोटेंशियल का, पी कॉस थीटा डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन जीरो आर स्क्वायर। अब कॉस थीटा किस केस में जीरो वैल्यू प्रोवाइड करेगा, जब 90 डिग्री होगा या 270 डिग्री। मतलब कि इक्वेटोरियल पॉइंट पे या तो पॉइंट यहां पर मिल जाए, ये डाइपोल की डायरेक्शन है ये 90 डिग्री पर, या फिर पॉइंट यहां मिल जाए 270 डिग्री पर। मतलब डाइपोल के एक्सिस के परपेंडिकुलर पॉइंट मिले तो कॉस थीटा हो जाएगा हमारा, कॉस थीटा में थीटा हमारा मिलेगा 90 डिग्री, इस वजह से पोटेंशियल हो जाएगा जीरो। अच्छा, मैक्सिमम पोटेंशियल कब मिलेगा, मैक्सिमम पोटेंशियल हमें मिलेगा जब कॉस 0 डिग्री पर हो, तब ये जीरो वैल्यू प्रोवाइड, वो 1 वैल्यू प्रोवाइड कर रहा होगा, या 180 डिग्री पर हो। तो वी मैक्स कितना हो सकता है, वी मैक्स हो सकता है, ये वी मिनिमम हो गया जीरो, पी ये पूरा फैक्टर 1 हो जाएगा बाय 4 पाई एप्सिलॉन जीरो आर स्क्वायर, जब थीटा 0 डिग्री हो या थीटा 180 डिग्री हो। तो ये हमने पूरा डाइपोल का पोटेंशियल वाला केस समझ लिया है कि किस तरह से डाइपोल का पोटेंशियल हम किसी भी पॉइंट पर निकाल सकते हैं। इसी तरह आगे भी हम आपके लिए काफी सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर चीजें लाते रहेंगे, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।